नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल स्टडी विथ मनीष में। दोस्तों, भारत के संविधान एवं राज्य व्यवस्था में हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में 1858 के भारत शासन अधिनियम के बारे में चर्चा कर लिए थे और उसके बाद आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे भारत परिषद अधिनियम 1861 की। 1858 के अधिनियम के बाद अंग्रेजों ने भारत में 3 परिषद अधिनियम पेश किए। पहला भारत परिषद अधिनियम पेश किया गया 1861 में, दूसरा भारत परिषद अधिनियम पेश किया गया 1892 में, तीसरा भारत परिषद अधिनियम पेश किया गया था 1909 में, जिसे आप मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद जो 2 अधिनियम आएंगे वो 2 अधिनियम आएंगे भारत शासन अधिनियम के नाम से। किस नाम से आएंगे 2 अधिनियम? अगले 2 अधिनियम आएंगे भारत शासन अधिनियम के नाम से। एक होगा भारत शासन अधिनियम 1919 और दूसरा होगा भारत शासन अधिनियम 1935। ये 2 अधिनियम आएंगे भारत शासन अधिनियम के नाम से। तो आज की क्लास में हम लोग 1861, 1892 और 1909 इन तीनों अधिनियमों की चर्चा करेंगे। देखिए, 1858 के अधिनियम के बाद अंग्रेजों को इस बात का एहसास होने लगा कि अगर भारत का प्रशासन सुचारू रूप से चलाना है तो जाहिर सी बात है भारतीयों का प्रशासन में भागीदारी सुनिश्चित करना होगा, अर्थात भारतीयों को भी भारत के प्रशासन में हिस्सा लेने का मौका देना होगा। और इसीलिए उन्होंने भारत में एक नीति चलाई इस अधिनियम के माध्यम से, जिसे आप लोग सहयोग की नीति के नाम से जानते हैं। उन्होंने भारत में सहयोग की नीति आरंभ की और सहयोग की नीति के सहयोग की नीति उन्होंने चलाई क्यों? कारण क्या था? तो इस नीति के चलाने के पीछे कारण ये था कि वे भारतीयों को प्रशासन में क्या देना चाहते थे? भारतीयों को प्रशासन में भागीदारी देना चाहते थे कि आप लोग भी भारत के प्रशासन में क्या करिए, हिस्सा लीजिए। यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है, यहाँ से कहानी आरंभ होती है कि अब धीरे धीरे कर करके भारत के लोगों को भी गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में शामिल किया जाएगा, गवर्नर जनरल की परिषद में शामिल किया जाएगा। याद करिए, भारत सचिव का पद बनाया गया था। आगे चल के भारत सचिव की परिषद में भी भारतीय सदस्यों को शामिल किया जाएगा। मतलब अब धीरे धीरे भारतीयों को भी प्रशासन करने का मौका दिया जाएगा इन अधिनियमों के द्वारा, क्योंकि अंग्रेज ये समझ चुके थे कि 1857 का विद्रोह अगर हो चुका है एक बार, तो जाहिर सी बात है अगर जनता को हम कुछ सुधार कार्य करके नहीं दिखाएंगे तो जनता दोबारा ना विद्रोह कर दे। तो इन्हीं सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 1861 का अधिनियम भारत में पेश किया गया और कहा गया कि हम सहयोग की नीति के तहत भारतीयों को प्रशासन में क्या देंगे, भागीदारी देंगे। क्लियर हो गई बात ये? चलिए, दूसरा, ये तो पहला काम हो गया। दूसरे काम की अगर बात करें, दूसरा काम क्या किया गया इस अधिनियम में, तो दूसरे काम की अगर बात करें तो देखिए, गवर्नर जनरल का नाम बदल करके 1858 के अधिनियम में कह दिया गया था कि अब वो वायसराय होगा। तो अब आप वायसराय कहिए या गवर्नर जनरल कहिए, दोनों नाम प्रचलित हैं, जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। चलिए जरा ध्यान से समझते हैं। कहा यह गया दूसरा पॉइंट इस अधिनियम में कि गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार किया जाएगा। गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार किया जाएगा। अर्थात क्या हुआ? अब एक चीज और यहीं समझते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। 1853 के अधिनियम में अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने बताया था कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद में कितने सदस्य होते थे? देखो, 2 तरह की व्यवस्थाएं थी। एक थी गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी, गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी, जिसे आप लोग कार्यपालिका के नाम से जानते हैं। इसी के लिए वो लोग शब्द क्या यूज करते थे? गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी।
है ना, या आज के समय में इसको आप लोग कह लीजिए कार्यपालिका। और एक शब्द उन्होंने यूज किया था 1853 के अधिनियम में, जिसका नाम था केंद्रीय विधान परिषद। और केंद्रीय विधान परिषद का काम होता था क्या, इनका काम है कानूनों को लागू करना। कार्यपालिका का काम क्या होता है आज के समय में, कानूनों को लागू करना। और विधान परिषद का काम क्या होता है, कानूनों का निर्माण करना। ये संसद की तरह कार्य करती थी। तो इस अधिनियम के तहत कहा गया कि केंद्रीय विधान परिषद का निर्माण किस अधिनियम में किया गया था, याद करिए, बताया था मैंने आप लोगों को 1853 के अधिनियम में। तो अगला पॉइंट इसमें कहा गया कि गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार किया जाएगा और इसमें अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्य शामिल किए जाएंगे। गैर सरकारी सदस्य शामिल किए जाएंगे। मतलब क्या हुआ, गैर सरकारी सदस्य का मतलब क्या हुआ, गैर सरकारी सदस्य का मतलब क्या है, सरकारी मतलब क्या हुआ, जो अंग्रेजों के द्वारा जो अंग्रेज नियुक्त किए जा रहे हैं वो सरकार के लोग हैं। और गैर सरकारी का मतलब ये हुआ कि अब ये कहा गया कि अब हम भारतीयों को चूंकि प्रशासन में मौका देना है, तो भारतीय लोग जो नियुक्त होंगे वो सरकार के सदस्य तो होंगे नहीं, तो इसीलिए उनको कहा गया क्या, गैर सरकारी सदस्य। वो गैर सरकारी सदस्य होंगे। समझ गए बात को। कहा गया कि गवर्नर जनरल की परिषद का क्या किया जाता है, विस्तार किया जाता है और इसमें अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों को शामिल किया जाएगा। तो कितने गैर सरकारी सदस्यों को इसके परिषद में शामिल किया जाएगा, तो कहा गया क्या, अगला पॉइंट इसमें कि गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 6 से 12 तक हो सकती है। 6 से 12 तक हो सकती है। मतलब गवर्नर जनरल की परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 6 से 12 तक हो सकती है। क्लियर होगी बात, ये 6 से 12 तक हो सकती है अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या। और तीसरा पॉइंट ये कहा गया कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का भी विस्तार किया जाएगा, का भी विस्तार होगा। मतलब क्या हुआ इसका, तो गवर्नर जनरल की ये जो कार्यपालिका है, जिसमें एक गवर्नर जनरल और 4 उसके परिषद के सदस्य थे, तो इस अधिनियम में कहा गया कि अब इसमें एक होगा गवर्नर जनरल या वायसराय, जो आप कह लीजिए, गवर्नर जनरल, और 4 तो हैं ही, इसमें एक एक्स्ट्रा सदस्य जोड़ दिया गया, तो 4 और 1 5। मतलब इनकी सदस्य संख्या कितनी कर दी गई, तो परिषद में सदस्यों की संख्या कर दी गई 5। तो एक है गवर्नर जनरल और सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई कितनी, 5। क्लियर होगी बात आपको। तो ध्यान से समझिएगा, परिषद में जब कभी भी कानून बनाने की बात आएगी, जब कभी भी कानून बनाने की बात आएगी, तो ये 5 तो रहेंगे ही, ये 5 उसके सरकारी सदस्य हैं, ये तो रहेंगे ही रहेंगे। और बाकी जो 6 से 12, अब ये वायसराय के ऊपर निर्भर करता था कि वो कितने सदस्यों को चुनता है। अगर मान लीजिए न्यूनतम चुनता है 6, तो और 6 कितने हो जाएंगे, 12 सदस्य हो जाएंगे। और मैक्सिमम चुनता है तो एक गवर्नर जनरल प्लस 5, 12 5 17 सदस्य हो जाएंगे, और एक गवर्नर जनरल है ही। तो कहने का मतलब ये उसके ऊपर डिपेंड करता था कि वो कितने सदस्यों को अपनी परिषद में, अपनी विधायिका में रखना चाहता है। क्लियर हो गई बात ये, तो याद रखिएगा इसको। अच्छा जी, अब कहा गया ये कि भारतीय सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा। तो इस समय भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था, जिसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। इस समय 1861 के अधिनियम जब भारत में पेश किया गया, तो इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन है, तो इसका नाम है लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग ने, ध्यान से सुनिएगा, पहली बार 1862 ईस्वी में, लॉर्ड कैनिंग ने पहली बार 1862 ईस्वी में
3 लोगों को अपनी परिषद में शामिल किया था, जो भारत के लोग थे। 3 लोगों को शामिल किया था। उन तीनों को अगर देखा जाए तो 3 लोग थे जिनको इसने शामिल किया था अपनी परिषद में। एक हुआ करते थे पटियाला के महाराज, एक हुआ करते थे पटियाला के महाराज, दूसरे बनारस के राजा, बनारस के राजा, और तीसरे थे सर दिनकर राव, सर दिनकर राव। इन 3 लोगों को लॉर्ड कैनिंग ने 1862 ईस्वी में पहली बार शामिल किया था। कहाँ? तो पहली बार शामिल किया था गवर्नर जनरल की परिषद में। क्लियर हो गई बात? तो पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार किया गया और परिषद में 3 भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का भी विस्तार हुआ और उसमें सदस्यों की संख्या हो गई कितनी? 5। क्लियर हो गई बात ये? चलिए अब जरा ध्यान से समझिएगा। अब एक बात बताइए, जो ये भारत के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं तो इनको कुछ पावर भी दिया गया कि ऐसे ही शामिल करा दिया गया? तो इनके पास कोई अधिकार नहीं था। इनका काम था विधि बनाने में सहयोग करना। इस अधिनियम में इनको कोई पावर नहीं दिया गया। इनका कार्य क्या है? तो ये लोग विधि बनाने में क्या करेंगे? ये लोग विधि बनाने में सहयोग करेंगे। विधि बनाने में सहयोग करेंगे। किसकी? गवर्नर जनरल और उसकी परिषद की। विधि बनाने में सहयोग करेंगे ये लोग। क्लियर हो गई बात ये? तो एक बड़ा चेंज किया गया कि चलिए कोई बात नहीं, पहली बार कम से कम भारतीय सदस्यों को प्रशासन में भागीदारी तो दी गई, नहीं तो इसके पहले तो भारत के लोगों का कुछ सुना भी नहीं जाता था। लेकिन इस अधिनियम ने एक बड़ा बदलाव ये किया कि भारत के सदस्यों को, भारत के लोगों को भारतीय प्रशासन में शामिल करना आरंभ किया। अब जरा ध्यान से सुनिए। इसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1861। जरा देखिए, हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा किसके बारे में? वायसराय की शक्तियों के बारे में। आप इसको गवर्नर जनरल भी कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वायसराय की शक्तियां, कौन कौन सी शक्तियां दी गई इसको? तो जरा ध्यान से देखिए। अगर शक्तियों की बात करें तो देखिए, इस अधिनियम के द्वारा पहली बार जो वायसराय था उसको ऑर्डिनेंस अर्थात अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। कहा यह गया कि वायसराय आपातकालीन परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है। क्या कहा गया? कि आपातकालीन परिस्थितियों में, आपातकालीन का मतलब आपातकालीन परिस्थितियों में गवर्नर जनरल या वायसराय, जो आप कह लीजिएगा, आपातकालीन परिस्थितियों में गवर्नर जनरल क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है, जारी कर सकता है। और तो और कहा यह गया, इस अध्यादेश की जो मैक्सिमम अवधि होगी वो होगी 6 माह। अब ये अध्यादेश क्या होता है या आपातकालीन परिस्थितियां क्या हैं? अब जरा ध्यान से सुनिए। मान लीजिए कि भारत परिषद के सदस्य हैं नहीं और कानून बनाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, तो ऐसी परिस्थिति में गवर्नर जनरल को कानून जारी करने का अधिकार दिया गया और इसी कानून जारी अकेले वो स्वयं खुद ही कानून बना सकता था और इसी पावर को कहा गया क्या? अध्यादेश। और ऐसा कोई भी अध्यादेश अगर वो बनाएगा तो वो 6 महीने तक भारत में क्या रह सकता है? जारी रह सकता है। क्लियर हो गई बात? ये पहला पावर। दूसरे पावर की अगर बात करें, दूसरा पावर क्या दिया गया गवर्नर जनरल को? दूसरा पावर ये कहा गया कि जो गवर्नर जनरल है या वायसराय, जो भी गवर्नर जनरल है, उसको भारत में नए प्रांतों के गठन का अधिकार होगा। नए प्रांतों के गठन का अधिकार होगा। नए प्रांतों के गठन का अधिकार दिया गया इसको। और तो और प्रांतों की सीमाओं में परिवर्तन भी कर सकता है। प्रांतों की सीमाओं में इसको
परिवर्तन करने का भी अधिकार दिया गया। परिवर्तन कर सकता है। क्लियर होगी बात? ये प्रांतों की सीमाओं में क्या कर सकता है? परिवर्तन कर सकता है। मतलब अगर ये चाहे तो भारत में कोई नया, जैसे आज के टाइम पे नए राज्य बनाने का अधिकार है ना हमारी संसद के पास, उसी तरीके से गवर्नर को नए प्रांत बनाने का अधिकार दिया गया और बोला गया कि जो वो नया प्रांत बनाएगा उस प्रांत के प्रमुख की नियुक्ति करने का अधिकार भी किसके पास होगा? इसी गवर्नर जनरल वायसराय के पास होगा। क्लियर होगी बात? ये उसका नाम भी नाम कह रहे हैं, सॉरी, प्रांतों की सीमाओं में भी क्या कर सकता है? परिवर्तन, किसी की सीमा आगे बढ़ा सकता है, किसी की सीमा घटा सकता है। ये सारे अधिकार दिए गए किसको? तो दिए गए वायसराय को। तीसरा पॉइंट क्या कहा गया इसमें? तीसरा पॉइंट ये कहा गया कि वायसराय के पास वीटो पावर होगा। वायसराय के पास वीटो पावर होगा। अर्थात ये कि वायसराय जब चाहे तब अपनी परिषद के बनाए कानूनों को समाप्त कर सकता है और उनकी जगह पर नए कानूनों को जारी कर सकता है। ये वीटो पावर होगा किसको? ये वीटो पावर होगा भारत के वायसराय को। तो भारत के वायसराय को पावरफुल बनाया गया 1861 के अधिनियम के द्वारा। तो पहला काम क्या किया गया था? केंद्रीय विधान परिषद और कार्यकारिणी में बदलाव किए गए। दूसरा, वायसराय की शक्तियों में बदलाव किया गया। अच्छा, प्रांतों के लेवल पर भी कोई बदलाव किया गया क्या? जरा प्रांतों की बात कर लेते हैं कि इस अधिनियम में प्रांतों के लेवल पर भी कुछ बदलाव हुआ क्या? प्रांतों को भी कुछ पावर दिए गए क्या? तो जरा ध्यान से सुनिए। 1861 के अधिनियम में अगर हम प्रांतों की बात करें, है ना, प्रांतों की बात करें, तो आप सबको पता है कि 1833 के अधिनियम को अगर आप पढ़िए, मैंने पढ़ाया हुआ आपको, तो अगर आप 1833 का अधिनियम पढ़िए, 1833 का चार्टर एक्ट इसको बोलते हैं, तो इसको पढ़ेंगे तो मैंने वहाँ आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर जो मुंबई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी थी, तो इन प्रेसिडेंसियों का पावर दे दिया गया था किसे? बंगाल प्रेसिडेंसी को। अर्थात मैंने बताया था आप लोगों को कि जो केंद्रीकरण की व्यवस्था इन लोगों ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट की थी, वो केंद्रीकरण जाकर के समाप्त हुआ था 1833 के चार्टर एक्ट में। अर्थात प्रांतों के पास जो कानून बनाने की शक्ति थी वो छीन ली गई थी 1833 के अधिनियम में और दे दिया गया था किसे? बंगाल के गवर्नर को, जो भारत का गवर्नर जनरल कहलाता था, उसको दे दी गई थी। तो इसलिए केंद्रीकरण हो गया था, शक्तियां एक आदमी के अंदर चली गई। यहां पर पुनः अगला प्रावधान जरा सुनिएगा, प्रांतों में क्या किया गया। यहां पर पुनः प्रांतों को विधि बनाने की शक्ति दी गई। मतलब पुनः इनको कानून बनाने की शक्ति दी गई। प्रांतों को विधि बनाने की शक्ति दी गई। मतलब अब ये लोग क्या कर सकते हैं? अब ये लोग पुनः कानून बना सकते हैं। अब पुनः विकेंद्रीकरण किया जा रहा है। पहले केंद्रीकरण किया गया और अब फिर किसकी भारत में शुरुआत की जा रही है? अब भारत में पुनः विकेंद्रीकरण की शुरुआत की जा रही है। और आगे चलकर देखेंगे धीरे धीरे प्रांतों को एकदम पूरी तरीके से स्वतंत्र कर दिया जाएगा। अभी बताते हैं आपको, 2 मिनट रुकिए जरा। तो प्रांतों को विधि बनाने की शक्ति दी गई, लेकिन इसमें एक शर्त थी। शर्त क्या थी? कि यह विधि वायसराय से स्वीकृति के बाद ही कानून बनेगी। मतलब अगर वायसराय इस पर अपनी स्वीकृति देगा तभी ये कानून के रूप में प्रांतों में जारी हो सकता है, अन्यथा जारी नहीं होगा। यहीं पर एक चीज बता दूं आप लोगों को, देखिए 1861 के अधिनियम में पुनः प्रांतों को दे दिया गया अधिकार क्या बनाने का? कानून बनाने का अधिकार।
यही जान लीजिए, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कानून बनाने का अधिकार 1861 में दिया गया। आगे चल करके भारत में 1919 का अधिनियम आएगा और 1919 के अधिनियम में आप देखेंगे प्रांतों में द्वैध शासन आरंभ किया जाएगा। द्वैध शासन, डायरकी, दो लोगों का शासन। क्या होता है दो लोगों का शासन? देखो, अंग्रेजों के समय में दो तरह के सब्जेक्ट होते थे भारत के प्रशासन में, एक आरक्षित और एक हस्तांतरित। आरक्षित विषय में प्रमुख विषय होते थे सेना, सुरक्षा, राजस्व, ये सब। तो आरक्षित विषय तो अंग्रेजों के पास होते थे। हस्तांतरित विषय वो विषय होते थे, छोटे मोटे विषय होते थे, उनको भारतीयों को दे दिया गया कि भैया अब आप उस पर शासन करिए, उस पर कानून बनाइए। तो दो लोग विधि बनाने के लिए जिम्मेदार हो गए, एक आरक्षित विषय पर अंग्रेज और हस्तांतरित विषय पर भारतीय। इसीलिए इसको कहा गया क्या? द्वैध शासन। तो 1919 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन आ जाएगा। उसके बाद अधिनियम पेश किया जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 और इस द्वैध शासन को समाप्त कर दिया जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 में कहा जाएगा कि अब प्रांतों से द्वैध शासन को क्या किया जाता है? समाप्त किया जाता है और प्रांतों को स्वायत्त कर दिया जाएगा, स्वतंत्र कर दिया जाएगा। और इसी तरह आप देखेंगे आगे चल करके 1937 में प्रांतों में स्वतंत्र रूप से चुनाव कराया जाता है और आगे चल के प्रांतों में भारतीय सरकारों का गठन किया जाता है। जैसे आज के टाइम पे आप देखेंगे तो राज्यों में मुख्यमंत्री होते हैं ना, केंद्र में अलग सरकार, राज्य में अलग सरकार, उसी तरीके से पूरी तरीके से स्वतंत्र रूप से। तो यहाँ भी वही किया गया था। 1937 के बाद प्रांतों को स्वतंत्रता दे दी गई और कहा गया कि भारतीय लोग प्रांतों में अपनी सरकार बना सकते हैं। और केंद्रीय सरकार किसके अंडर में रहेगी? केंद्रीय सरकार अंग्रेजों के अंडर में रहेगी। क्लियर हो गई बात इतनी? बहुत बढ़िया। तो ये पूरा का पूरा था आपका क्या? ये पूरा का पूरा था आपका 1861 का भारत परिषद अधिनियम। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे भारत परिषद अधिनियम 1892 की। तो आइए जरा बात किया जाएगा हम लोग किसकी? बात करेंगे हम लोग भारत परिषद अधिनियम 1892 की। जरा ध्यान से सुनिए। भारत परिषद 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, अगर इसकी बात करें तो ये भारत में पेश क्यों किया गया, कारण क्या था, है ना? तो जरा ध्यान से सुनिए। देखिए, आप लोग 1892 तक आते आते भारत में आप देखेंगे तो आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार हो चुका था। मतलब भारतीय लोग अब अंग्रेजी शिक्षा को पढ़ते थे, अंग्रेजी शिक्षा को ग्रहण करते थे और बहुत अच्छे अच्छे लोग भारतीयों में से निकल करके सामने आए, जिन्होंने आप देखेंगे तो अलग अलग क्षेत्रों में छोटे छोटे संगठनों का निर्माण किया। अब भारतीय लोग चूंकि पढ़ लिख गए तो वो अंग्रेजों की नीतियां धीरे धीरे भारत में समझने लगे कि अंग्रेज वस्तुतः भारत में कर क्या रहे हैं। और जब वो लोग उनकी बातें समझने लगे तो धीरे धीरे ऐसे संगठनों का निर्माण करना आरंभ किया उन लोगों ने, जिन संगठनों के द्वारा वे लोग अंग्रेजों के नीतियों का विरोध करते थे। फिर आप देखेंगे 1885 में जाकर के एक बड़ा संगठन बना कांग्रेस, और कांग्रेस ने आप देखेंगे बहुत सारी बातों का विरोध करना स्टार्ट किया। तो अंग्रेजों को लगा कि अब कुछ और प्रावधान करने होंगे ताकि भारतीयों को क्या किया जा सके, शांत किया जा सके। इसलिए उन्होंने भारत में पेश किया भारत शासन अधिनियम 1892। देखिए जरा इस अधिनियम में प्रावधान क्या क्या हैं। प्रावधानों की अगर बात करें तो पहला प्रावधान भारत परिषद अधिनियम का ये था कि इस अधिनियम के द्वारा कहा गया क्या कि वायसराय की परिषद का, वायसराय की परिषद का विस्तार किया जाएगा। वायसराय की परिषद का विस्तार किया जाएगा। अब फिर से वायसराय की परिषद का क्या करना है, विस्तार करना है। देखिए जो आपका अभी इसके पहले हम लोगों ने 1861 का अधिनियम पढ़ा था,
तो उस अधिनियम में वायसराय की परिषद में कहा गया था कि 6 से 12 अतिरिक्त सदस्य होंगे जो गैर सरकारी सदस्य होंगे, और उनमें से आधे, ये कहा गया था 1861 के अधिनियम में कि 6 से 12 में से जो आधे सदस्य होंगे वे भारतीय होंगे। आधे सदस्य क्या होंगे? भारतीय होंगे। किस अधिनियम में कहा गया था? 1861 के अधिनियम में, कि वायसराय की परिषद में आधे सदस्य क्या होंगे? भारतीय होंगे, कहा गया था। अब इस अधिनियम में क्या कहा गया कि अब हम फिर से वायसराय की परिषद में क्या करेंगे? विस्तार करेंगे। और कहा यह गया कि विस्तार के माध्यम से कहा गया कि अब परिषद में कितना? अब परिषद में 10 से 16 सदस्य होंगे। 16 सदस्य होंगे। मतलब जो पहला प्रावधान किया गया भारत परिषद अधिनियम 1892 का, उसमें कहा गया कि अब जो वायसराय की परिषद है उसमें सदस्यों की कितनी संख्या होगी? और ये कौन से होंगे? ये अतिरिक्त सदस्य होंगे। ये कौन से सदस्य हैं? ये अतिरिक्त सदस्य हैं, वही जो गैर सरकारी सदस्य थे, है ना। तो कहा गया कि अब 10 से 16 गैर सरकारी सदस्य हो सकते हैं। किसमें? वायसराय की परिषद में। यही तो है केंद्रीय विधान परिषद। तो कहा गया कि केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 10 से 16 होगी। और यहीं पर एक और प्रावधान किया गया, क्या? कि न्यूनतम 10 सदस्य अवश्य होंगे। न्यूनतम 10 सदस्य अवश्य होंगे। मतलब क्या हुआ? 1861 के अधिनियम में कहा गया था कि 6 से 12 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें से आधे सदस्य भारतीय होंगे। लेकिन ये नहीं कहा गया इसमें कि आप न्यूनतम कितना रखेंगे, 6 रखेंगे, 7 रखेंगे, 8 रखेंगे, न्यूनतम कितना होगा। इसमें यहाँ पर कंडीशन लगाया गया कि न्यूनतम वायसराय की परिषद में 10 गैर सरकारी सदस्य अवश्य होंगे। क्लियर हो गई बात? 10 गैर सरकारी सदस्यों की सीमा लगा दी गई भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। क्लियर हो गई बात? दूसरी चीज, अब ये जो वहां पर जो भारतीय सदस्य शामिल किए गए थे उनके पास कोई अधिकार तो था नहीं, लेकिन यहां पर जो भारतीय सदस्य थे उनको कुछ अधिकार दिए गए। यहां पर दूसरा पॉइंट नोट करेंगे कि यहां पर जो गैर सरकारी सदस्य अर्थात भारतीय गैर सरकारी सदस्य जो नियुक्त किए जाते थे उनको कुछ पावर दिया गया, उनको कुछ अधिकार दिया गया। क्या अधिकार दिया गया? तो भारतीय, दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? भारतीय गैर सरकारी सदस्यों को, भारतीय गैर सरकारी सदस्यों को बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। पहली बार ऐसा हुआ 1892 के अधिनियम में कि आप भारत में क्या कर सकते हैं, जब बजट पेश किया जाएगा अंग्रेजों के द्वारा तो उस बजट पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि भाई ये जो बजट आप पेश किए हैं तो आपने इस क्षेत्र में कितना पैसा दिया है, दूसरे क्षेत्र में कितना पैसा दिया है, क्यों दिया है, कारण क्या है। ये सब सारी बातें पूछने का अधिकार मिल गया किसे? भारतीय गैर सरकारी सदस्यों को। तो यह अच्छा प्रावधान था भारतीयों की दृष्टि से देखा जाए तो। लेकिन इसमें देखेंगे आप, इसमें एक प्रावधान यह था कि भारतीय जो होंगे वो अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछेंगे। अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछेंगे। अब ये अनुपूरक प्रश्न क्या होता है? अनुपूरक प्रश्न की बात करें तो जैसे मान लीजिए कि कोई भारतीय सदस्य कुछ पूछना चाह रहा है। जैसे मान लीजिए आपने किसी से सवाल पूछा कि बताइए कि भारतीय सेना में कितने लोग हैं। यह सवाल आपने पूछ लिया, अगले ने जवाब दे दिया कि मान लीजिए कि 5 लाख लोग हैं। तो अब आप उनसे ये नहीं पूछ सकते दोबारा कि उसमें कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं। मतलब प्रश्न में प्रश्न,
आप नहीं पूछ सकते, इसी को कहा जाता था क्या, अनुपूरक प्रश्न। तो अनुपूरक प्रश्न पूछने की अधिक शक्ति भारतीय सदस्यों को नहीं दी गई। दूसरा, प्रश्न पूछने से 6 दिन पूर्व, प्रश्न पूछने के 6 दिन पूर्व आपको क्या देनी होती थी, अंग्रेजों को सूचना देनी होती थी। 6 दिन पूर्व ही आपको सूचना दे देनी होगी कि हम भैया ये प्रश्न पूछने वाले हैं आपसे। तीसरी चीज, जिनसे आप प्रश्न पूछ रहे हैं वो जवाब देने के लिए बाध्य नहीं थे, जवाब देने के लिए बाध्य नहीं थे। मतलब जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं उस प्रश्न का जवाब देने के लिए अंग्रेज बाध्य नहीं है। तो मतलब सिंपल सा है कि जो सरकार थी, केंद्रीय सरकार, वो आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं थी। ये बात याद रखिएगा। अच्छा, आप लोगों से एक सवाल पूछा जाता है कि भारत में जो ये विभागीय प्रणाली, पोर्टफोलियो सिस्टम, जैसे आज के टाइम पे आप देखते हैं वित्त मंत्रालय अलग है, आप देखते हैं रक्षा मंत्रालय अलग है, तो कहा जाता है ना पोर्टफोलियो बांटा जाता है, विभाग बांटा जाता है। तो भारत में अगर आपसे कभी सवाल पूछ दे कि विभागीय प्रणाली का जनक कौन है, विभागीय प्रणाली किसने आरंभ की भारत में, तो इसका उत्तर आप लोग हमेशा याद रखिएगा, भारत में विभागीय प्रणाली स्तंभ आरंभ करने वाला व्यक्ति है लॉर्ड कैनिंग। याद रखेंगे, भारत में पोर्टफोलियो सिस्टम, भारत में विभागीय प्रणाली आरंभ करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, लॉर्ड कैनिंग। देखिए ये व्यवस्था शुरू की थी इसने 1859 में, 1859 में इसने भारत में विभागीय प्रणाली शुरू की थी 1859 में। और जब 1861 के अधिनियम में इसको पावर मिल गया था लॉर्ड कैनिंग ने, तो उसी 1861 के अधिनियम में इसने क्या किया, इस विभागीय प्रणाली को लागू कर दिया था। तो अगर चाहिएगा तो उसी 1861 के अधिनियम में ये पॉइंट ऐड कर लीजिएगा कि लॉर्ड कैनिंग ने भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, अलग अलग मंत्रियों की नियुक्ति आज होती है ना, तो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, उसी का नाम उस समय था विभागीय प्रणाली। तो इसको आरंभ करने का काम किया था किसने, लॉर्ड कैनिंग ने 1861 के अधिनियम में। तो इसमें क्या बात की हम लोगों ने, भारत परिषद अधिनियम 1892 में। तो भारत परिषद अधिनियम 1892 में कहा गया कि वायसराय की केंद्रीय कार्यकारिणी का क्या किया जाएगा, विस्तार किया जाएगा, जिसमें 10 से 16 सदस्य होंगे जो गैर सरकारी सदस्य होंगे। इन सदस्यों में न्यूनतम 10 सदस्य अवश्य होंगे। दूसरा, भारतीय सदस्यों को अधिकार क्या दिया गया, तो कहा गया कि जो भारतीय गैर सरकारी सदस्य होंगे उनको बजट प्रश्न पूछने का क्या होगा, अधिकार होगा, लेकिन वो अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। 6 दिन पूर्व प्रश्न पूछने की सूचना उन्हें देनी होती थी और सरकार जवाब देने के लिए बाध्य नहीं होती थी। लेकिन इससे होता क्या था, होता ये था कि जब जवाब नहीं देते थे तो अगले दिन अखबार वगैरह में ये बहुत सारी बातें प्रचारित की जाती थी कि भारतीय सदस्य ने सवाल पूछा और मंत्री जी जवाब नहीं दे पाए, तो अंग्रेजों की किरकिरी होती थी बहुत ज़्यादा। तो स्टार्ट हुआ, कुछ नई चीज़ें भारत में शुरू हुई किस अधिनियम के द्वारा, तो याद रखिएगा भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। क्या प्रांतों में भी कुछ किया गया था इस अधिनियम के द्वारा, तो जी हाँ, प्रांतों में आप देखेंगे, प्रांतों में जो विधान परिषद थी, प्रांतों की जो विधान परिषद थी, प्रांतों के विधान परिषद में भी सीटें बढ़ाई गई थी, में भी सीटें बढ़ी थी। याद रखिएगा, प्रांतों की विधान परिषदों में भी सीटें बढ़ाई गई थी कि वहां के भी विधान परिषद में सीटें बढ़ाई जाएंगी, लेकिन अलग अलग प्रांत थे और अलग अलग सीटें थी, तो उनको याद करना आपके लिए आवश्यक नहीं है। आप बस इसको याद रखिएगा कि 1892 के अधिनियम में कितने सदस्य कर दिए गए थे, तो 10 से 16 सदस्य, न्यूनतम कितने होंगे, 10 सदस्य होंगे, ठीक है। और क्या कहा गया, जो भारतीय गैर सरकारी सदस्य होंगे वो बजट वगैरह पर प्रश्न वगैरह उठाएंगे। क्लियर होगी बात इतनी? जरा ध्यान से समझिएगा एक बात कि
जो ये गैर सरकारी सदस्य अर्थात जो भारतीय सदस्य यहाँ पर चुने जाते थे वायसराय की परिषद में, वायसराय की केंद्रीय विधान परिषद में, तो इस अधिनियम में एक प्रावधान किया गया था। इस भारत परिषद अधिनियम 1892 में एक प्रावधान किया गया था कि जो ये गैर सरकारी सदस्य नियुक्त किए जाएंगे तो वो गैर सरकारी सदस्य वायसराय जो होता था वो वायसराय अपनी मर्जी से नियुक्त नहीं करेगा। पहले क्या होता था, पहले वायसराय जिसको मन करता था उसको अपनी परिषद में मनोनीत कर लेता था, उसकी मर्जी होती थी, जिसको मन करता था उसको मनोनीत कर लेता था। लेकिन जब ये 1892 का भारत परिषद अधिनियम भारत में पेश किया गया तो इस अधिनियम में एक बात और कही गई, जरा ध्यान से समझिएगा। भारत परिषद अधिनियम 1892 में यहाँ समझ लेते हैं, एक बात और कही गई थी कि जो गैर सरकारी सदस्य भारत परिषद अधिनियम में शामिल किए जाएंगे, जो भारतीय होंगे, उनकी जो नियुक्ति होगी, उनका जो नियुक्ति होगा वो नियुक्ति अब अपनी मर्जी से नहीं करेगा वायसराय। अब उनका मनोनयन नहीं करेगा कि जिसको मन करेगा उसको उठा करके नहीं बैठाएगा। अब क्या करेगा वो, तो इसके लिए कहा यह गया कि भारत का वायसराय उस समय के जो विश्वविद्यालय थे, उस समय के जो जिला बोर्ड हुआ करते थे, जिला बोर्ड, उस समय के आप देखेंगे जो जमींदार हुआ करते थे, उस समय के जो व्यापार मंडल हुआ करते थे, व्यापार मंडल हुआ करते थे, इन लोगों से परामर्श लिया जाएगा। इन लोगों से क्या लिया जाएगा, परामर्श लिया जाएगा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि गैर सरकारी सदस्यों में जो भारतीय सदस्य शामिल होंगे उनमें वायसराय अपनी मर्जी से किसी को नियुक्त नहीं करेगा। वो विश्वविद्यालयों से, जिला बोर्ड वगैरह से, जमींदारों से, व्यापार मंडल के सदस्यों से परामर्श लेगा और परामर्श लेकर के ही विधान परिषद में उन लोगों को क्या करेगा, नियुक्त करेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम है, इसने भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन का आरंभ किया। पहली बार भारत में, अगर आपसे कभी भी एग्जाम में सवाल पूछ दे कि बताइए भारत में पहली बार सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होना आरंभ हुआ। डायरेक्ट जनता तो पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, लेकिन विश्वविद्यालय के लोग कर रहे हैं, जिला बोर्ड के लोग कर रहे हैं, जमींदार कर रहे हैं, व्यापार मंडल के लोग कर रहे हैं। तो डायरेक्ट न सही लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से भारत में निर्वाचन प्रणाली आरंभ की गई थी। किस अधिनियम के द्वारा, तो याद रखिएगा भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। क्लियर होगी बात, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, अब बात करेंगे हम लोग भारत परिषद अधिनियम 1909 के बारे में। भारत परिषद अधिनियम 1909 की देखिए भारत परिषद अधिनियम को आप लोग एक और नाम से जानते हैं, इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। मार्ले की बात करें तो ये भारत सचिव हुआ करते थे, भारत सचिव, और मिंटो जो थे ये भारत के वायसराय हुआ करते थे। मिंटो क्या हैं, मिंटो भारत के वायसराय हैं और आप देखेंगे मार्ले कौन है, भारत सचिव हैं। तो इन्हीं लोगों के समय में ये अधिनियम भारत में पेश किया गया, इसीलिए इसका नाम मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। देखिए जरा, अगर हम परिस्थितियों की बात करें कि भारत में परिस्थितियां क्या हैं इस समय की, तो आप एक चीज बताइए कि 1905 ईस्वी में, आप लोग जानते होंगे अगर, कि 1905 ईस्वी में अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कर दिया, बंगाल का विभाजन किया। हिस्ट्री में पढ़ेंगे आप लोग कि 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया। लॉर्ड कर्जन हुआ करते थे और उन्हीं के समय में ये बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल के विभाजन के उपरांत जो कांग्रेस थी
वो कांग्रेस दो भागों में बट गई थी, है ना। कांग्रेस इसी मुद्दे को लेकर के नरम दल और गरम दल में बट गई थी। जो नरम दल के लोग हुआ करते थे वे अंग्रेजों का विरोध सीमित तरीके से करते थे, मतलब भाषण देना, प्रार्थना पत्र देना, इन सब चीज़ों के माध्यम से वो अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे। और जो गरम दल के लोग, आप लोग लाल बाल पाल का नाम सुने होंगे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये लोग चाहते थे कि जैसे को तैसा उस तरीके से जवाब दिया जाए। तो इसी कारण से कांग्रेस का विभाजन हो गया दो भाग में, नरम दल और गरम दल। अंग्रेजों ने इसका लाभ उठाया और देखेंगे बंगाल विभाजन में कहीं ना कहीं अंग्रेजों की ये चाल थी कि भारत में किसी न किसी तरीके से सांप्रदायिकता का विकास किया जाए। हिंदू मुस्लिम, है ना, आप देखेंगे फूट डालो और राज करो की नीति के तहत ही तो उन लोगों ने बंगाल का विभाजन किया था, एक तरफ हिंदू एक तरफ मुस्लिम। तो सांप्रदायिकता के विकास को बढ़ावा देने के लिए ही तो आप देखेंगे बंगाल का विभाजन हुआ। और इन्हीं सब चीजों का कांग्रेस विरोध कर रही थी, लेकिन दो पार्ट में बट गई। तो अंग्रेजों को इन सब चीजों का अब फायदा उठाना था। तो अंग्रेजों ने किया क्या, अंग्रेजों ने भारत में पेश किया मार्ले मिंटो सुधार। अब जब इन्होंने भारत में मार्ले मिंटो सुधार पेश किया तो इसमें पहला प्रावधान ये किया गया कि जो परिषद है वही गवर्नर जनरल की परिषद, चाहे वो प्रांत में हो चाहे वो केंद्र में हो। तो जरा ध्यान से सुनिए, पहला पॉइंट क्या था इसमें, कहा यह गया कि गवर्नर जनरल की परिषद, गवर्नर जनरल की परिषद। अब ये परिषद दो जगह है, आप देखिए केंद्र में भी है जिसे केंद्रीय विधान परिषद कहा जा रहा है, केंद्र में भी है और प्रांत में भी है। तो कहा यह गया कि गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार किया जाएगा, फिर से विस्तार किया जाएगा, विस्तार किया जाएगा। अब और इसमें सदस्य बढ़ाए जाएंगे, ठीक है ना, प्रांतों में भी और केंद्र में भी। तो हम लोग केंद्र का पढ़ेंगे, प्रांतों का नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अलग अलग कितना याद करेंगे आप लोग, यहां से पूछता भी नहीं है सवाल। तो कहा यह गया कि अब से केंद्र की परिषद में, केंद्र की परिषद में इस भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा कहा गया कि केंद्र की परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से 60 तक हो सकती है, 16 से 60 तक हो सकती है, 16 से 60 तक हो सकती है। मतलब अब परिषद को और बड़ा कर दिया गया, मतलब विधायिका का और ज्यादा विस्तार किया गया। और इसमें अगला पॉइंट ये कहा गया था कि इस परिषद में आधे सदस्य भारतीय होंगे। इस परिषद में क्या कहा गया, इस परिषद में आधे सदस्य क्या होंगे, भारतीय होंगे, आधे सदस्य भारतीय होंगे। लेकिन याद रखिएगा, इस अधिनियम में यह भी कहा गया कि इस परिषद में कभी भी भारतीयों का बहुमत नहीं होना चाहिए। बहुमत हमेशा मतलब अधिक सदस्य किसके होंगे, अधिक सदस्य अंग्रेजों के होंगे। तो बहुमत किसके हाथ में दिया गया, अंग्रेजों के हाथ में। तो बहुमत किसका होगा, बहुमत ब्रिटिश सरकार का होगा। बहुमत किसका होगा, ब्रिटिश सरकार का, मतलब अंग्रेजों का बहुमत होगा। आधे सदस्य भारतीय तो होंगे, लेकिन ज्यादा किसके सदस्य होंगे, ब्रिटिश सरकार के लोग ज्यादा होंगे इसमें। क्लियर हो गई बात। चलिए अब जरा ध्यान से समझिए। अब जो इसमें पार्षद नियुक्त किए गए, परिषद में जो सदस्य भारतीय सदस्य नियुक्त किए गए, उनके अधिकार बढ़ाए गए, उनके कुछ अधिकार बढ़ाए गए। क्या अधिकार बढ़ाए गए, पहला अधिकार बढ़ाया गया कि उनको अनुपूरक प्रश्न पूछने का, अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। पिछले वाले एक्ट में
वो लोग अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, लेकिन अब भारतीय सदस्य जो इस परिषद में होंगे वो अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते थे। दूसरा, बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया मतलब अब आप ये बहस कर सकते थे सरकार से कि भाई आप इस क्षेत्र में इतना ही पैसा क्यों दे रहे हैं, ज़्यादा क्यों नहीं दे रहे हैं, या कहीं कम दे रहे हैं, या कहीं बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। तो उन सब चीज़ों पर भी बहस करने का अधिकार मिल गया किसको? भारतीयों को। तीसरा कहा गया कि लोकहित के मामलों में भी बहस हो सकती है। मतलब जो भारतीय जनता से संबंधित मामले हैं जिसमें अधिकतम लोगों का हित शामिल हो, उन मामलों पर भी वो क्या कर सकते हैं? बहस कर सकते हैं। अब जरा ध्यान से अगले पॉइंट को समझते हैं। अगले पॉइंट की बात की जाए तो अगला पॉइंट क्या कहा गया इस अधिनियम में? अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। पिछले वाले भारत परिषद अधिनियम में जो 1892 में पेश किया गया था, उसमें अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रणाली लाई गई थी कि जो परिषद है उस परिषद का निर्वाचन जो था 1892 के भारत परिषद अधिनियम में कहा यह गया था कि परिषद में जो गैर सरकारी भारतीय सदस्य शामिल होंगे उनका क्या होगा? अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। लेकिन 1909 के भारत शासन अधिनियम में आप देखेंगे पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन का आरंभ किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। जो आप लोग आज वोट डालने जाते हैं तो वो है प्रत्यक्ष निर्वाचन। लेकिन आज भारत में आप देखेंगे तो आज भारत में वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया जाता है। वयस्क मताधिकार मतलब जितने लोग 18 साल के ऊपर हो गए हैं, वयस्क हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, 18 साल के हो गए, वो जाकर के वोट डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रत्यक्ष निर्वाचन आरंभ तो किया गया, लेकिन वयस्क मताधिकार को आरंभ नहीं किया गया। तो फिर निर्वाचन होगा कैसे? फिर निर्वाचन कैसे करेंगे भाई? तो कहा यह गया कि उस समय जो कर दे रहे हैं, बढ़िया टैक्स देते हैं। दूसरा, जो आप देखेंगे धनी व्यापारी होते थे, जितने लोग भी क्या होते थे? धनी व्यापारी होते थे, और जितने लोगों ने उच्च शिक्षा ग्रहण की हुई है, पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हीं लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया गया। किस अधिनियम के द्वारा? तो भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन लाया तो गया, लेकिन मताधिकार सीमित रखा गया, सीमित मताधिकार का प्रयोग किया गया। मतलब कुछ लोगों को ही मताधिकार का पावर मिला कि भाई जो लोग बहुत बढ़िया टैक्स दे रहे हैं, जो लोग व्यापारी लोग हैं, जो लोग शिक्षित लोग हैं, वही लोग जाकर के क्या कर सकते हैं? वोट डाल सकते हैं। क्लियर होगी बात इतनी? चलिए अब आगे बढ़े जरा। अगला क्या सुधार किया गया, जरा ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, जो ये आपका मिंटो है, मार्ले मिंटो सुधार इसको कहते हैं ना, तो जो इसमें मिंटो है, इस मिंटो को भारत में सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। मिंटो को भारत में सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। सांप्रदायिकता का जनक, इसका मतलब क्या हुआ? जरा ध्यान से समझिए। सांप्रदायिकता का जनक का मतलब सीधी सी बात है कि हिंदू और मुस्लिम में फूट डालो राज करो की नीति के तहत आपसी वैमनस्य को बढ़ावा देना, सांप्रदायिकता को फैलाना। और इस भाई साहब मिंटो को क्या कहा गया? सांप्रदायिकता का जनक। क्यों? कारण क्या था? क्योंकि इसने भारत में, जरा ध्यान से सुनिएगा, अगला पॉइंट क्या है इस अधिनियम में? अगला पॉइंट यह है कि मिंटो ने भारत में मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन दे दिया। मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन दे दिया गया। मतलब इसने कहा कि अब से भारत में मुस्लिमों के लिए अलग से पृथक निर्वाचन प्रणाली होगी। अब ये पृथक निर्वाचन प्रणाली क्या है? किसको कहते हैं पृथक निर्वाचन प्रणाली? तो जरा ध्यान से सुनिए। आज के समय में
आप अपने अगर सबसे छोटे लेवल की बात कर लें, अपने गांव में देखिए तो प्रधान की नियुक्ति होती है, ग्राम प्रधान, और उसमें आप लोग देखते हैं कभी कभी सीटें आरक्षित हो जाती हैं। मतलब कभी सीटें एससी की हो जाती हैं, कभी सीटें ओबीसी की हो जाती हैं, और कभी सीटें जनरल की हो जाती हैं, होती है ना। ठीक है, तो उसी तरीके से इसने कहा कि मुस्लिमों के लिए हम पृथक निर्वाचन देंगे। इसका क्या मतलब हुआ, जरा ध्यान से सुनिए। मान लीजिए कोई क्षेत्र है, तो इसने कहा कि इस अधिनियम में कि इस क्षेत्र से केवल और केवल मुस्लिम व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। इस क्षेत्र से केवल और केवल मुस्लिम व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, और वोट देगा भी कौन, वोट भी देगा मुस्लिम। मतलब यहाँ की हिंदू आबादी को इनको वोट देने का अधिकार नहीं था। सोच के देखिए कितना बड़ा प्रभाव पड़ा होगा उस समय के समाज के ऊपर इस कानून का। कहा यह गया कि मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन दिया जाएगा, मुस्लिम ही कैंडिडेट होगा और मुस्लिम ही वोटर होंगे। किस अधिनियम में, तो याद रखिएगा भारत परिषद अधिनियम 1909 में। क्लियर हो गई बात ये। चलिए जरा अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगला पॉइंट। क्या कहा गया इसमें पहली बार, याद रखिएगा फर्स्ट टाइम, पहली बार भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा जो वायसराय की कार्यकारिणी थी, या गवर्नर जनरल आप कह लीजिए, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य शामिल किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, शामिल किया गया। मतलब जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी थी, कितने लोग थे, एक गवर्नर जनरल और प्लस 5, यही तो कार्यपालिका थी, बताया था मैंने आप लोगों को। तो कहा यह गया कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में, कार्यपालिका में एक भारतीय सदस्य शामिल किया जाएगा। और पहली बार इसमें शामिल किया गया था जिस भारतीय को, उस भारतीय का नाम है एसपी सिन्हा। याद रखिएगा एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, एसपी सिन्हा को इसमें शामिल किया गया था पहली बार। किसके कार्यकारिणी में, तो याद रखेंगे हम लोग गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में पहले भारतीय थे एसपी सिन्हा। और इन्हें आगे चल करके लॉर्ड की उपाधि भी दी गई थी। जैसे ये लोग अपने आप को लॉर्ड कहते हैं ना, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मैकाले, तो उसी तरीके से एसपी सिन्हा को भी लॉर्ड की उपाधि दी गई थी। इसी अधिनियम में एक और प्रावधान बहुत ही इंपॉर्टेंट किया गया। क्या, जो भारत सचिव और उसकी परिषद थी, भारत सचिव व उसकी परिषद, भारत सचिव व उसकी परिषद, ये कहाँ रहती थी, ये भारत सचिव और उसकी परिषद इंग्लैंड में रहती है। और कितने सदस्य थे इसकी परिषद में, 15 सदस्य थे, बताया था मैंने आप लोगों को। तो कहा यह गया कि भारत सचिव और उसकी परिषद में 2 भारतीयों को शामिल किया जाएगा। इसमें 2 भारतीयों को शामिल किया गया, 2 भारतीयों को शामिल किया गया। कहाँ, भारत सचिव की परिषद में 2 भारतीयों को शामिल किया गया। क्लियर होगी बात। और वो 2 भारतीय सदस्य कौन थे, तो एक थे आपके, नाम था इनका HC गुप्ता, और एक व्यक्ति का नाम था क्या, सैयद हुसैन बिलग्रामी, सैयद हुसैन बिलग्रामी। तो याद रखिएगा सैयद हुसैन बिलग्रामी और HC गुप्ता भारत सचिव और उसकी परिषद में शामिल होने वाले भारतीय सदस्य थे पहली बार। और वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल होने वाले पहले सदस्य थे, नाम था इनका एसपी सिन्हा।
क्लियर होगी बात। तो ये था आपका क्या, भारत परिषद अधिनियम 1909। अगर आपसे कभी सवाल पूछ दे कि बताइए जरा भारत में किस अधिनियम के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लाई गई, तो आपका उत्तर क्या होगा, 1892 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। अगर कभी पूछ दे कि बताइए किस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लाई गई, तो आपका उत्तर होगा भारत परिषद अधिनियम 1909। और अगर आपसे कभी सवाल पूछ दे कि बताइए जरा भारत में पहली बार कब प्रांतों में विधान परिषदों का गठन किया गया, प्रांतों में पहली बार विधान परिषद का गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया, तो प्रांतों में विधान परिषद का गठन किया गया था 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। तो याद रखिएगा प्रांतों में विधान परिषद कब बनी थी, प्रांतों में विधान परिषद बनी थी किस अधिनियम के द्वारा, तो प्रांतों में विधान परिषद बनी थी 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा, भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। आपसे एग्जाम में खूब ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो मेहनत से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे पूरी आशा है कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।